Hello everyone, this is CA Rachna Dubey from APT. So here I am with Negotiable Instruments Act 1881. This is a series of 10 lectures that will take you from the basics to the deepest of negotiable instruments. When I was doing my LLB, this was my thesis paper, which bagged me a gold medal. And that's why I did a lot of research in this. And I'm very sure after going through all my 10 lectures, you will say, thank you ma'am for making it really easy. So let's begin our journey into negotiable instruments. I have prepared wonderful crisp notes for you. From the exam viewpoint also, simplified language, lot of examples, the link you can get in the description below. Also, subscribe our APT channel so that the next videos you get the notification as soon as they are up. Coming to the topic, negotiable instruments. Now, this law is a very old one. जब भी हम कोई law पढ़ते हैं, उसका happy birthday to you वो कब आया is very important. तो this law came on 1st of March 1882. Yes, you heard it right, 1882. That time we were under the British rule and हमारे जितने भी laws उस दौरान फ्रेम हुए वो सब English Common Law के बेसिस पर फ्रेम हो गए. उसके बाद से अब तक कई laws में तो amendments हुए बट इसमें कम हुए. Of late, recently 3 बार ये amend हुआ, 2002, 2015 और 2018. So this lecture covers all the amendments. This law बच्चे applies to the whole of India, including Jammu and Kashmir. Normally बच्चे इस लॉ से बहुत डरते हैं, बट मैंने इसको 10 days में जो तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई किया है, as you can see on the screen. So go through each of the lectures in detail. Notes में ही you keep noting down the examples that I give you, and at the end we shall discuss all the exam questions. So here we begin. So let's begin with this कि ये negotiable instruments होते क्या हैं and why do we need them? देखो, जब भी हम कभी कोई ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, से टू बाय समथिंग, या हम किसी से कोई लोन लेने जाते हैं, सो व्हाट जनरली हैपेंस इज, यदि ट्रांजैक्शन सामान खरीदने का है तो या तो हम पेमेंट करते हैं कैश में, मामला ख़त्म, उसी वक्त आपने गुड्स लिए, उसी वक्त आपने पेमेंट दिया, स्टोरी क्लोज, या फिर आप दे देते हैं कई बार चेक. नाउ चेक में बी ऑल्सो करंट डेट का या थोड़े समय बाद अ फ्यूचर डेटेड चेक. बट कभी कभी जब आप कैश या चेक दोनों नहीं दे पाते तो ये कैसे सिद्ध हो कि यस आपने ये सामान खरीदा था, कैसे आपके प्रॉमिस को एक लीगल वैलिडिटी मिले कि इतने दिनों बाद पेमेंट दे देंगे, कैसे ये सबूत रहे कि हाँ आपको पैसे चुकाने हैं. सो उस समय हम एक डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं विच कैन ईदर बी a promissory note या फिर it could be a bill of exchange. तो ये सभी तरह के कागज जो हमारी उधारी का सबूत हैं, they are called negotiable instruments. बहुत ही पुराना एक्ट है, 1881 से चला आ रहा है. So negotiable instruments are all those instruments. Instrument बोले तो कागज या document through which we acknowledge our indebtedness. हम हामी भरते हैं कि हाँ भाई हमको ये पैसे देने हैं. किसको देने हैं, कितने देने हैं, कब देने हैं, और हम कहते हैं कि हाँ देंगे, वो सब का सबूत है ये कागज का एक टुकड़ा. आप कोर्ट में इसको अगर लेकर जाएं, स्टैम्प पेपर पे प्रॉपरली अगर ये बना हुआ हो तो डेफिनेटली कोर्ट आपकी बात की सुनवाई करेगा एंड यू हैव द राइट टू गेट योर पेमेंट बैक. So, I will repeat my point. जब भी हम कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें हमें किसी व्यक्ति को या तो पेमेंट करना है या फिर हमने उधार लिया है और पेमेंट वापस लौटाना है, तो उस बात के सबूत के रूप में, एविडेंस के रूप में we execute या we make a negotiable instrument. Now, Negotiable Instruments Act 1881 कहीं भी डेफिनेशन लिखता ही नहीं है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है. बस वो ये कहता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडेड हैं इसकी डेफिनेशन में. तो क्या कहता है, पढ़ते हैं. ऑल्सो मैं ये बता दूं कि मेरे जितने भी प्यारे बच्चे APT की ऐप में इस एक्ट को मेरे साथ पढ़ रहे हैं,
तो मेरे वीडियो के बाद वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, आप उसको डाउनलोड कर लें और उसी में मार्क करें और लिखने की ज़रूरत नहीं है पूरे नोट्स। मेरे जो बच्चे YouTube पे इसको देख रहे हैं, इन द डिस्क्रिप्शन आई हैव गिवन यू द लिंक ऑफ माई ड्राइव फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दीज नोट्स. These notes are very, very crisp in simple language and cover each and every point of your both CA and CS and the graduation modules. एक बार आपने negotiable instruments मेरे साथ पढ़ लिया, I am very sure आप किसी और को भी उसको पढ़ा देंगे. So please download the notes. Don't write anything. Just keep writing the examples that I give वहीं पर जहाँ पर जगह मिले. So here we begin. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का मीनिंग आप एग्जाम में क्या लिखेंगे? नेगोशिएबल एक्ट इंस्ट्रूमेंट्स इज एन इंस्ट्रूमेंट. बेटू इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई हथियार नहीं. डॉक्यूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. राइटिंग का मतलब मौखिक रूप से ओरली आप किसी से नहीं कह सकते कि हाँ भाई मैं तुझे पैसे दूंगा, दे दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. विच आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. जैसे कि एक पर्सन मुझे कोई चेक दे और मैं वही चेक कोई सामान खरीदना था अपने सप्लायर को दे दूं, तो इस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर हो सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. बाय डिलीवरी लाइक कैश एंड इज केपेबल ऑफ बीइंग स्यूड अपॉन. इसका मतलब यदि आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं और दैट पर्सन इज नॉट रिटर्निंग योर मनी, बट आपके पास हाथ में एक कागज है, तो आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं और स्ट्रिक्टली उसका पेमेंट आपको मिल जाएगा. सो द एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. हाउएवर, सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट डिस्क्राइब्स दैट फॉलोइंग आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. कौन सी 3 चीजों को एक्ट खुद नेगोशिएबल कहता है? सबसे पहले सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट, दूसरा सेक्शन 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा सेक्शन 6 चेक. तो क्या इसका ये मतलब है कि सिर्फ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, बस यही तीनों नेगोशिएबल हैं? नो. इंडिया में यूसेज से कई और ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं. दे आर ऑल्सो ट्रांसफरेबल. वह भी आपकी उधारी देनदारी का सबूत हैं, जैसे रेलवे की रिसीट, इनवॉइस. सो ये भी नेगोशिएबल हैं. जैसे प्लीज सी, गवर्नमेंट का प्रॉमिसरी नोट, दिस इज ऑल्सो लाइक अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय कस्टम. देन डिलीवरी रिसीट, दिस इज ऑल्सो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. देन शाहजोग हुंडी, हम अभी पढ़ेंगे ये शाहजोग हुंडी क्या होता है लोकल भाषा में, जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है और जो लेने और देने का सबूत है. आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर. जो मेरे बच्चे सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, दे मस्ट राइट द डेफिनेशन एंड देन द कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन, मैक्सिमम जितना लिख पाएं. रटने की जरूरत नहीं है. So we begin with the first one. It is transferable ad infinitum. The first feature, it is transferable ad infinitum. Now what does this mean? पहले पॉइंट पर आती हूँ, transferable ad infinitum. एक एग्जाम्पल देखिएगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि there was a person A. इस एक पर्सन ने मिस्टर B, जो दूसरे पर्सन थे, उनसे कुछ सामान खरीदा और सामान के बदले में उन्होंने उन्हें एक चेक दिया. कैश की जगह चेक दिया. 1 महीने की बात की डेट का था. अब बी इसका क्या कर सकते हैं? बी या तो इसको अपने बैंक में डालें और बी का बैंकर उस पैसे को नॉर्मल चेक की तरह रिकवर करके ले आए. बट बी ने क्या किया? बी ने सी से कुछ खरीदा था सामान, उसको पेमेंट करना ही था, तो उसने यही वाला चेक बैंक में देने की जगह सी को दे दिया. तुम कहोगे ऐसा कैसे कर दिया? हम आगे पढ़ेंगे कि चेक के पीछे सिंपली एक लाइन लिखकर एंडोर्स्ड कि मैंने ये चेक सी को दिया और बी ने अपना साइन करके वो चेक आगे ट्रांसफर कर दिया. तो अब पेमेंट सी को मिलेगा. अब जो है सी के हाथ में चेक आ गया,
तो सी जब ए के अकाउंट में उस चेक को प्रेजेंट करेगा तो वो चेक क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ड्यू डेट के पहले, जो उसकी ड्यू डेट है उसके पहले कितने हाथों भी बदल सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये उसका पहला फीचर हुआ, ट्रांसफरेबल एड इनफाइनाइटम, माने कितनी बार भी वो ट्रांसफर हो सकता है डिलीवरी के पहले। सेकेंड फीचर पर आते हैं, नेगोशिएबिलिटी। नाउ नेगोशिएबिलिटी शब्द बड़ा गहरा है। आराम से सीट में बिल्कुल बैठो और मुझे 10 मिनट का समय दो तुम्हें दिमाग में इसको घुसाने के लिए। नेगोशिएबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग तह तक अगर तुम समझ गए तो बहुत सारे आगे के फंडे तुम्हारे यूं ही क्लियर हो जाएंगे। सो नेगोशिएबिलिटी वर्ड का मतलब तुम समझो, दैट होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स अ गुड टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स irrespective of the title of the transferer। वाह 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 मैम, आपने केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला पढ़ा क्या? कुछ भी समझ में नहीं आया। So let me explain to you what is the meaning of negotiability। देखो स्क्रीन पे तुम्हें क्या दिख रहा है, एक है मिस्टर ए। अब हुआ क्या कि मिस्टर ए को एक दिन एक डील साइन करने जाना था। तो इनको जाने के पहले ऐसा लगा कि मैं एक काम करता हूँ, ये चेक लेता हूँ और अपने चेक पर साइन करके रख लेता हूँ, चेकबुक रेडी करके। और 20,000 रुपीज़ का कुछ सामान खरीदना था तो उन्होंने उस पर 20,000 रुपीज़ लिखा, अपना साइन किया और जिसका चेक जिसको देना था उसका नाम ब्लैंक छोड़ दिया कि कल जाऊंगा, डील साइन हो गई तो वहीं के वहीं नाम लिख के दे दूंगा। अब क्या हुआ, उन्होंने चेक अपने ड्रॉर में रख दिया। बकायदा ए का साइन था, बकायदा 20,000 रुपए लिखे थे, डेट नहीं लिखी थी, किसको चेक देना है नहीं लिखा था। रात के अंधेरे में मिस्टर बी एक चोर थे और वो उनके कमरे में घुसे। उन्होंने ड्रॉर खोला, उन्होंने चेक उठाया और वो निकाल लिए। अब तुम कहोगे हो चेक तो चोरी हो गया, अब क्या होगा? बताओ, क्या मिस्टर बी को चेक लेने का कोई हक था? नो। तो इनका जो टाइटल था, टाइटल का मतलब होता है मालिकाना अधिकार, तो इनका जो ओनरशिप था ऑन द चेक वो नहीं था। इनको चेक लेने का कोई हक नहीं था। इनका टाइटल हो गया डिफेक्टिव या फिर बैड, मतलब जिसके पास मालिकाना अधिकार ही नहीं है वो उस चीज को कैसे रिकवर करेगा किसी और से। तो एक बात बताओ, कल को ये चोर मिस्टर ए के बैंक में चेक प्रेजेंट करता, मिस्टर ए को तब तक पता नहीं चलता, और अगर चेक का पेमेंट बैंक से निकल भी जाता तो पता है जैसे ही ये सिरा बैठता कि मिस्टर बी ने निकाले हैं पैसे, तो मिस्टर ए उन पे केस करके पैसे अपने वापस ले सकते थे, ये कहकर कि बताइए मैंने तो आपको कुछ दिया ही नहीं, तो आप कैसे चेक के हकदार हुए। तो जब कोई चोरी से चेक चुराता है तो उसका टाइटल बैड या डिफेक्टिव हो जाता है और वो खुद चाहे तो पेमेंट रिकवर नहीं कर सकता। मगर कहानी में आया एक ट्विस्ट, और वो देखो क्या हुआ। मिस्टर बी पहुंचे मिस्टर सी के पास। इन्होंने मिस्टर सी से एक कंप्यूटर खरीदा 20,000 रुपए का। मिस्टर सी को इन्होंने ये चेक दिया। मिस्टर सी ने भी बड़े ध्यान से चेक को देखा। उन्होंने देखा कि चेक पर मिस्टर सी ने देखा कि चेक पर मिस्टर कोई ए है, उनका साइन है। उन्होंने पूछा भी नहीं कि ये आपका चेक है, नॉर्मली कोई क्यों किसी से पूछेगा। और उन्होंने चेक ले लिया और ये कंप्यूटर उसको दे दिया। अब इस पूरी कहानी में क्या सी को जरा भी आइडिया था कि चेक चुराया गया है? नो। इन्होंने तो गुड फेथ में, भरोसे में चेक लिया है। यस और नो। सेकंड बात, क्या इन्होंने बदले में कोई कंसिडरेशन दी है मिस्टर सी ने चेक लेने के? यस, ये कंप्यूटर दिया है, बिल्कुल, तो ये हकदार हैं कि उनको वो पैसा मिले। और सी, क्या थर्ड कंडीशन, क्या डेट अभी आई है चेक की? अरे नहीं भाई, डेट तो लिखी नहीं थी। तो बी ने क्या किया, फटाफट सी का नाम जड़ दिया क्योंकि नाम की जगह खाली थी और डेट लिख दी। कोई ओवरराइटिंग हुई ही नहीं, किसी को कुछ समझ में आया ही नहीं। तो अब मिस्टर सी कहलाएंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब
एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैच्योरिटी डेट के पहले, कंसिडरेशन के बदले में और गुड फेथ में चेक प्राप्त हुआ है। फिर से सुनो मेरी बात, मिस्टर सी कहलाएंगे HDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब उनको ड्यू डेट के पहले, फॉर कंसिडरेशन, बिफोर मेच्योरिटी डेट एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ द डिफेक्ट इन टाइटल, उनको बिल्कुल नहीं खबर थी कि ये जो टाइटल है ये खराब है, ये डिफेक्टिव है, ये व्यक्ति सही नहीं है। उन्होंने तो गुड फेथ में चेक ले लिया। अरे भाई, शोरूम पे हजारों लोग आते हैं दिन भर, यही मानेंगे ना अगला चेक दिया हमने लिया बात खत्म हो गई। तो मिस्टर सी कहलाए HDC। तुम कहोगे मैम आगे बढ़िए, HDC हो गए अब क्या हुआ, तो यही तो मजे की बात है। अब मिस्टर सी ने चेक प्रेजेंट किया मिस्टर ए के खाते में, क्योंकि चेक तो फाइनली ए का था ना। तो जब मिस्टर सी ने इनके खाते में चेक प्रेजेंट किया और चेक क्लियर हो गया, अब मिस्टर ए को सपना आया जब बैंक से मैसेज आया अकाउंट डेबिटेड बाय 20,000 रुपीज। क्या मिस्टर ए मिस्टर सी से कह सकते हैं भाई कॉलर पकड़ के तूने कैसे पैसे निकाले? नो, बिकॉज ही हैज द राइट टू रिकवर द पेमेंट। इसी को कहते हैं HDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो यदि कोई व्यक्ति होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो मेरे बच्चे उसको गुड टाइटल मिलेगा, भले ही टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर इज बैड और डिफेक्टिव। बात भेजे में घुसी, क्या कहा मैंने? यदि इस पूरी स्टोरी में मिस्टर बी तो डिफेक्टिव टाइटल वाले थे, तो उनके पास कोई हक नहीं था पेमेंट लेने का, बट उन्होंने किसको ट्रांसफर करा? सी को। सी को 3 कंडीशंस में मिला। व्हाट आर द 3 कंडीशंस? बिफोर मैच्योरिटी, इन गुड फेथ, फॉर कंसिडरेशन। तो तीनों कंडीशन पूरी होने के कारण मिस्टर सी बन गए HDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स। और जो व्यक्ति बनता है होल्डर इन ड्यू कोर्स उसको गुड टाइटल मिलता है, भले ही देने वाले का टाइटल बैड या डिफेक्टिव हो। तो दैट सम्स अप द वर्ड negotiability, and I hope my children will now understand that negotiability means HDC will get a good title irrespective of the title of the transferor. यही क्रक्स है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को गुड टाइटल मिलता है, भले ही उसको देने वाले का टाइटल बैड हो, डिफेक्टिव हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो लौट के आते हैं अब सेकंड पॉइंट पर। और इतनी सारी बातें सुनने के बाद आई एम वेरी श्योर कि अब तुम वो पॉइंट रिलेट कर पाओगे। सो द पॉइंट गोज लाइक दिस। सेकंड पॉइंट, फीचर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स, अब समझ में आया? गेट्स अ गुड टाइटल, भेजे में घुसा, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, उसका डिफेक्ट ही दूर हो जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर। तो आई होप अब केमिस्ट्री वापस लॉ में कन्वर्ट हो गई और तुमको बात समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट, होल्डर HDC कैन स्यू इन हिज ओन नेम। दैट्स अ सिंपल पॉइंट बेटे। अभी अपने एग्जाम्पल में जो मिस्टर सी थे, जाहिर सी बात है सी ने जब एक एक खाते में पैसे डाले, चेक डाला, चेक बाउंस हो गया, तो सी को खुद के नाम पर ए पर केस करने का हक है क्योंकि वो मालिक है। देन फोर्थ पॉइंट इज ऑल्सो सिंपल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इन राइटिंग। जाहिर सी बात है आप मौखिक रूप से नहीं बोल सकते अरे मैं तुम्हें पैसे देने वाला हूं। स्टैम्प्ड, देखो बेटू 3 मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तुम्हें ऊपर बताए थे, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। ये दोनों स्टैम्प पेपर पे बनते हैं, चेक पर तुम्हें भी मालूम है स्टैम्प की जरूरत नहीं है। सो इट्स अ जनरल पॉइंट। डेटेड एंड साइंड, याद करो बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ते थे तुम 11th क्लास में, उसमें ऐसे होता था ना, डेट भी लिखनी पड़ती थी, डेट से तुम कैलकुलेट करते थे मैच्योरिटी डेट, राइट। एंड मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस ऑफ डेट, उधारी के सबूत के रूप में कोर्ट में ये काम आता है। रिपीट कर रही हूँ फिर से, नोट्स नीचे हैं डिस्क्रिप्शन में, नोट्स का तुम चाहो तो प्रिंट आउट निकाल लेना क्योंकि मैं बहुत एग्जाम्पल्स देती हूँ। तो जैसे मैंने एड इनफाइनाइटम का एग्जाम्पल दिया तो तुम भी ऐसा एग्जाम्पल इस तरह के छोटे वहाँ पे ड्रॉ कर लो। मैं बार बार एम्फोसाइज करती हूँ बेटू, नेगोशिएबल इज अ वेरी लॉन्ग एक्ट। तुम सोचोगे पूरे नोट्स डिक्टेट कर दूं मैं और लिखो, तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, तुम उसको ऐसे ही पढ़ो। बट नो, एग्जाम्पल को पिक्टोरियल फॉर्म दे दो। पता है क्यों?
एग्जाम वाले दिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हर लाइन एक जैसी लगती है, हर लाइन। तो उस दिन अगर आपके ये डायग्राम्स बने हुए होते हैं, इट्स सो इजी टू रिलेट, मैग्नेट की तरह ब्रेन आपका कैच कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट, इट मस्ट आइदर कंटेन अ प्रॉमिस और एन ऑर्डर टू पे। तुम अभी पढ़ोगे कि प्रॉमिसरी नोट मेरे साथ पढ़ोगे, इसमें होता है बेटू प्रॉमिस, और बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है बच्चे ऑर्डर। तो ये दोनों होता है। देन द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। जब आप प्रॉमिसरी नोट बनाते हो तो शुरू से उसमें शर्तें नहीं जोड़ सकते। अभी आगे जब अपन प्रॉमिसरी नोट डिस्कस करेंगे तब तुम समझोगे। द प्रॉमिस मस्ट बी ऑफ मनी ओनली। डेफिनेटली बेटू, कुर्सी टेबल देने का प्रॉमिस नहीं करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। इट इज ओनली इन केस ऑफ मनी, एंड द अमाउंट दैट इज देयर शुड बी सर्टेन। एक बार तुम इसको नोट्स में से पढ़ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से नेगोशिएबिलिटी है। बाकी सारे पॉइंट्स बड़े ऑब्वियस हैं, फटाफट रिवाइज करते हैं। व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? क्लास में ही सब पूरा पढ़ के खत्म करेंगे, घर पे पढ़ने का कोई काम नहीं है। अगर मेरे साथ तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो अकेले क्या भजन कीर्तन करोगे? सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, freely transferable by delivery, and can be used as an evidence of debt in a court. Section 13 does not define the act does not define negotiable instrument, but section 13 कहता है कि तीन चीजें, promissory note, bill of exchange and check, come in the definition of नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फीचर्स तुमने पढ़ी लिए, कितनी बार भी ट्रांसफर कर सकते हैं, नेगोशिएबिलिटी होती है, होल्डर कैन स्यू इन हिज ओन नेम, लिखित होता है, स्टैम्प्ड होता है, डेट होता है, सर्टेन अमाउंट होता है, कोर्ट में केस के करने के लिए एविडेंस के रूप में काम आता है। ऑल राइट, अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और उसके फीचर्स पढ़ने के बाद हम आते हैं एक एक करके एक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोस्टमार्टम करते हैं। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीन ब्रॉडली हम डिस्कस करेंगे, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। नाउ सबसे पहले मैं आती हूँ प्रॉमिसरी नोट पर। नोट से मतलब ही है लिखित में है, और प्रॉमिसरी वर्ड का मतलब है एक वादा किया है हमने कि वादा निभाएंगे और इतने दिनों बाद पेमेंट देंगे। तो पढ़ते हैं प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है सुनना। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1,00,000 रुपए का लोन लिया। ए ने बी से 1,00,000 रुपए का लोन लिया और बी ने दे भी दिया। बी ने कहा, भाई एक काम करो, लिखित में चलते हैं, भले ही मैं तुम्हें पेमेंट दे रहा हूं, मुझे मालूम है तुम लौटा दोगे, बट तुम एक पेपर पे लिख दो कि तुम मुझको इतने दिन बाद पैसे वापस करोगे। तो भाई साहब ए ने एक प्रॉमिस किया और 3 महीने में पैसे वादे करा लौटाने का। तो उन्होंने इस तरह से एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, एक स्टैम्प पेपर लिया, क्योंकि बेटा प्रॉमिसरी नोट स्टैम्प पेपर पे ही बनाया जाता है, तो ही उसकी महत्व है। मिस्टर ए ने सिंपली एक लाइन लिखी, आई प्रॉमिस टू पे, मैं वादा करता हूं टू पे 1,00,000 रुपीज। किसको? टू मिस्टर बी आफ्टर 3 months। इतना ही सरलता से लिख दिया जाता है, कोई उसमें बहुत लॉ की लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने डेट लिख दी कि 1 जनवरी को 2020 में मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, ताकि यहाँ से 3 महीने कैलकुलेट हो पाए। उन्होंने प्लेस लिख दी कि भाई हम भोपाल में बैठकर हमारा ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और भाई साहब उन्होंने उसके ऊपर अपना हस्ताक्षर कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। सिंपल सा ये प्रॉमिसरी नोट बन गया। आप एग्जाम में भी ऐसा फॉर्मेट बनाकर आएंगे तो एग्जामिनर को बड़ी आत्मीय खुशी होगी। सिंपल सरल भाषा में यहाँ पर ए कह रहा है, आई प्रॉमिस टू पे 1,00,000 रुपीज टू बी आफ्टर 3 months। नाउ बेटो, इसी एक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें बहुत सारी बातें एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। सबसे पहले यहाँ पर ए कहलाता है मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया। उसके बाद बी कहलाता है पेई। बेटू पेई वैसे भी कौन होता है? जिस व्यक्ति को पेमेंट पाने का हक होता है, राइट? और कितने, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? क्लियरली 3 months। 3 months इज द टेन्योर। अब तुम बताओ कि 1 जनवरी से तुम 3 महीने कैलकुलेट करो तो ड्यू डेट कौन सी आएगी? पूरा जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया,
तो 1st of April will be the due date. Now, तुमको मालूम है, ये तुम पहले पढ़ चुके हो, मैं फिर से बताती हूँ कि जब भी एक डेट अपन देते हैं पेमेंट की, तो व्यक्ति को थोड़ा सा टाइम लग सकता है पेमेंट अरेंज करके देने में। तो 3 days ऑफ ग्रेस लॉ अलाउ करता है, हालांकि हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। और 3 days ऑफ ग्रेस मिलने के बाद 2nd, 3rd, 4th, तो 4th of April will become the maturity date. ये मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए मेंशन किया कि ये छोटी छोटी बातों पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट में 3 days ऑफ ग्रेस मिल जाते हैं अगर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो बेटा ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें डेट फिक्स्ड है। अभी हम इसको खैर अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं तुम्हें पार्टीज एक्सप्लेन करना चाह रही थी। बताओ कितनी पार्टीज हो गई इसमें? 2। हु इज द फर्स्ट पार्टी? हु इज द फर्स्ट पार्टी? द मेकर। हु इज द सेकेंड पार्टी? द पे। अब तुम ही बता दो, क्या फर्स्ट पार्टी कभी भी माइनर हो सकती है? नेवर 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 नेवर। क्यों नहीं हो सकती बेटू? हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है कि माइनर के ऊपर कोई लाइबिलिटी आ ही नहीं सकती। उसका बनाया हुआ प्रॉमिसरी नोट निरर्थक है, यूजलेस है, वॉइड एब इनिशियो है। बट क्या पेई माइनर हो सकता है? बिल्कुल, माइनर को तो मिल रहा है, लक्ष्मी जी आ रही हैं तो आन दो, तो पेई कैन बी माइनर। 2 पार्टीज मैंने बोला, एक मेकर और एक पे। टाइम भी बता दिया, सब कुछ सर्टेन होना चाहिए, इसके अंदर कोई झोल झाल झमेला नहीं होना चाहिए। तो दिस सिंपल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ प्रॉमिसरी नोट। अब एक बात बताओ, क्या मैं सीए रचना दुबे ऐसा एक प्रॉमिसरी नोट बना सकती हूँ? मैं रचना दुबे जो भी चलाए उसको 1 लाख रुपए देने का वादा करती हूँ और किसको दूंगी वो ब्लैंक छोड़ दिया? नॉट एट ऑल। हम और तुम, द कॉमन पर्सन्स, कॉमन मैन, कैन नॉट मेक अ प्रॉमिसरी नोट payable to bearer. Only RBI, the pivotal bank, central bank of our country, only they have the power to make a promissory note जिसमें किसको देंगे उसका नाम ही नहीं है। तुम देखो एक नोट, द करेंसी, उस पे क्या लिखा होता है? गवर्नर ऑफ क्या लिखते हैं? आई प्रॉमिस टू पे। गवर्नर ऑफ आरबीआई क्या लिखते हैं? आई प्रॉमिस टू पे दिस मच वैल्यू टू द बेयरर ऑफ दिस नोट, राइट? तो वो बना सकते हैं बेयरर इंस्ट्रूमेंट, हम नहीं बना सकते हैं। हमें तो जिसको देना है उसका नाम लिखना ही पड़ेगा। एग्जाम में कैसे लिखोगे ये डेफिनेशन, पहले उसका पोस्टमार्टम करा दूं, तुम्हारे दिमाग में सेटल करा दूं, फिर नोट्स में से तुम उसको आराम से पढ़ लेना। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। बोलो बच्चों, है या नहीं इन राइटिंग? ओरली हो सकता है क्या? नो। नॉट बीइंग अ बैंक नोट, भाई वो बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं होता है, क्योंकि उसको बनाने की औकात सिर्फ किसकी है? आरबीआई की। 3rd, मस्ट कंटेन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, बिना शर्त के। ऐसे नहीं मैं 1 लाख रुपए तो दूंगा बट ऐसा होगा तो, 1 लाख रुपए तो दूंगा वैसा होगा तो, नो शर्त यू कैन पुट। देन इट शुड बी साइंड। जाहिर सी बात है, ऐसे ही लिख के और बिना साइन किए हाउ विल वी एस्टैब्लिश कि भाई आपने लिखा है? साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन माने भाई अमाउंट झोल झाल नहीं होना चाहिए। 1 लाख देने की इच्छा हुई तो 1 दे दूंगा, 50 देने की हुई तो 50, दोनों उसी पे चढ़ दिए, अनसर्टेनिटी हो गई, इट्स नॉट वैलिड। देन टू, या तो उस व्यक्ति को दूंगा और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। पता है इसका मतलब क्या है? ए ने कहा मैं बी को दूंगा और टू द ऑर्डर ऑफ बी, माने बी अगर सी को दिलवाना चाहेगा तो ट्रांसफर अलाउड है ना, तो मैं सी को दे दूंगा। ध्यान से सुनना, ए ने कहा है, जो मैंने एग्जाम्पल तुम्हें दिया, ए कह रहा है आई प्रॉमिस टू पे टू बी, और ऑर्डर या तो मैं बी को दे दूंगा और बी ने कहा जाके सी को दे दो तो मैं सी को दे दूंगा। तो इसलिए डेफिनेशन का कोना कोना पढ़ें, लॉ को पढ़ने की ब्यूटी को समझें बेटू। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। वो बैंक और आरबीआई का काम है भाई, अपना नहीं है। कंटेनिंग अ, बिना शर्त के, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग माने वादा करना। टू पे व्हाट? to signed by the maker to pay a certain sum of money, not any goods and all, to उस व्यक्ति को
or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. उन्होंने definition लिख तो दी, but notification से उन्होंने ये बात ला दी, only RBI can draw a bill of exchange payable to bearer. हम और तुम कॉमन मैन ऐसा प्रॉमिसरी नोट नहीं बना सकते कि बेयरर को उठा के दे देंगे, जो आए चले आना हम उसको दे देंगे. ओके, अब मैंने तुम्हें नोट्स में ले दिया है. नोट्स में नीचे जो हैं चलते हैं. प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. और खटाखट नीचे एक लाइन जोड़ देना, only RBI can draw promissory note payable to bearer. एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बचे तो लिख देना और इस तरह का एक छोटा सा डायग्राम जरूर जोड़ देना. उसके बाद फीचर्स पर आते हैं. प्रॉमिसरी नोट के नोट्स खोलिए फटाफट. इट मस्ट बी इन राइटिंग, सीधी सी बात है, मौखिक रूप से नहीं बोल सकते. इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, सीधी बात है, स्टैम्प जरूरी है. इट मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, नॉट अ मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट. इस लाइन का मतलब क्या है पता है? आपको भाई साहब स्पष्ट बोलना पड़ेगा, मैं वादा करता हूं कि मैं यह पेमेंट दूंगा. यू कांट से मुझे मिस्टर बी को 1,00,000 रुपए देने हैं. अरे ये भी तो बोलो मैं दूंगा. ये तो ठीक है तुम बोल रहे हो कि मुझे उस व्यक्ति के प्रति मेरी इतनी उधारी है, अबे ये भी तो बोलो कि मैं दूंगा. तो देयर मस्ट बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे. तो इसलिए एग्जाम्पल, जरा एग्जाम्पल सुनेंगे आप मेरे ध्यान से. सारे एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल हैं कहीं ना कहीं. आज की डेट में CS इंस्टीट्यूट और CA इंस्टीट्यूट दोनों की ही कोई प्रैक्टिस मैनुअल नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ ये 15-20 साल तक जो पेपर में आए हैं उन सब का कॉम्बिनेशन है. कृपया करके इसको सिंपल एक जगह से पढ़ लीजिए. स्टोरी क्लोज. एग्जाम्पल, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड to be paid on demand for value received. बताओ इसमें क्या दिक्कत है? यहां पर ए कह रहा है मैं एक्नॉलेज कर सकता हूं कि मुझे बी को देना है 1,000 रुपए देना है, और ये भी मैं कह रहा हूं जब वो आएंगे तब वो दे दूंगा. टाइम तो बिल्कुल आप टाइम ना स्पेसिफाई करो. ऑन डिमांड बिल भी होता है कि जब आओगे सामने तब दे देंगे, है ना. तो दिस इज प्रॉपर वैलिड, कोई दिक्कत नहीं है. मगर दूसरा I owe you, I love you नहीं बोला है, I owe you. यहां पर O का मतलब है OWE, मेरे को आपको मेरी आपके प्रति उधारी है. बस ये बोल के रुक गए. अरे ये भी तो बोलो कि दूंगा. So I owe you 1,000. It is invalid promissory note, क्योंकि आप ये बोल ही नहीं रहे हो कि मैं पैसे दूंगा. आप सिर्फ बता रहे हो मुझे इतनी आपके प्रति उधारी है. नेक्स्ट, सेकेंड फीचर. ये हो गया फर्स्ट फीचर, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड. भैया एग्जाम में भी ऐसी सिंपल भाषा में लिख देना. फोर्थ, अमाउंट मस्ट बी सर्टेन. डेफिनेटली ऐसा कैसे हो सकता है कि अमाउंट ही नहीं बताओगे रे? आई प्रॉमिस टू पे 500 एंड ऑल अदर सम विच शैल बी ड्यू. ये कौन सी बात हुई भाई? बताना एग्जैक्टली कितने अमाउंट ड्यू. तो दिस इज नॉट वैलिड. फिफ्थ, द प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल एंड इट मस्ट नॉट बी लिंक्ड टू एन अनसर्टेन वर्ड बोलना चाहिए मुझे, अनसर्टेन इवेंट. ध्यान से सुनना भाई लोग. एग्जाम्पल नंबर 1. द एग्जाम्पल सेज लाइक दिस, आई प्रॉमिस टू पे 500 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी. भैया शादी का क्या पता है? किसी को पता है कि आदमी से शादी आपकी होगी भी कि नहीं होगी? ये तो अनिश्चित बात है. तो आपने अनिश्चितता से लिंक कर दिया, तो ये वैलिड नहीं है. सेकेंड, इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल है भाई साहब, एग्जाम में आए हुए, ध्यान से सुनो. आई प्रॉमिस टू पे 500 ऑन डीज डेथ. बताओ, शादी तो अनसर्टेन है बट ऊपर से बुलावा बिल्कुल सर्टेन है. तिथि, डेट, तारीख हो सकता है श्योर ना हो, पर होना तय है. सो इट्स अ वैलिड नोट. I promise to pay on D's death. It is certain. It is valid. Next,
आई प्रॉमिस टू पे 500 ऑन डीज डेथ प्रोवाइडेड ही लीव्स मी इनफ मनी टू पे, फिर कंडीशन डाल दी। भाई डेथ होगी यह तो स्पष्ट है, परंतु आपने उसमें एक पूछ जोड़ दी कि अगर वो मेरे लिए पैसे छोड़ के गया तो, अब वो गया तो या ना तो इज अगेन अनसर्टेन, सो इट इज नॉट वैलिड। एग्जाम में भाई इतने पे क्वेश्चन आ जाता है, प्लीज पे अटेंशन। एमसीक्यू में भी ये कवर हो सकता है पोर्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वालों बच्चों को तो और ज्यादा अलर्ट रहना है। देन 6 पॉइंट बेटू, इट मस्ट बी ऑफ मनी ओनली, ये तो हमने जनरल पॉइंट में भी पढ़ा था, एंड नॉट गुड्स, तो मनी का होना चाहिए, नॉट गुड्स। ये मैं आपको नोट्स में से बेटू पढ़ के दिखा रही हूँ, तो ये हो गया आपका। एंड देन मेकर एंड पेई मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट पर्सन, बिल्कुल जिसने प्रॉमिस किया और किसको देंगे ये सर्टेन होना चाहिए। एंड देर आर 2 पार्टीज, ये भी बिल्कुल इजी बात है। मेकर कैन नॉट बी माइनर, पेई प्राप्तकर्ता कैन बी माइनर। ऑल राइट, एक बार फिर से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। ये फॉलोइंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में प्रॉमिसरी नोट के एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं तुम जज कर पाते हो कि नहीं, ये वैलिड है या इनवैलिड। लेट्स सी। ए साइंस द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स, आई होप एवरीबडी कैन सी। ए ने साइन किए हैं फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ए प्रोमिसेस टू पे बी और ऑर्डर 500 रुपीज। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्ति का नाम स्पष्ट है, अमाउंट स्पष्ट है और प्रॉमिस किया है टू पे, सब कुछ ठीक, इट्स अ प्रॉमिसरी नोट। बी, आई acknowledge myself to be indebted to B in rupees 1000 to be paid on demand for value received। कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो कह रहा है कि B को देगा, 1000 देगा, जब B आएगा तब देगा। ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत नहीं। C, I owe you 1000, गलत है भाई, वो सिर्फ ये कह रहा है मेरी तुम्हारे प्रति देनदारी है। मानता हूं है, अरे मुंह से ये तो बोल कि दूंगा, इट्स नॉट वैलिड। Next, I promise to pay rupees 500 and all other sum which shall be due। तो ये यहाँ पे uncertainty आ गई, उस चक्कर में it is not valid। E, I promise to pay 500 first deducting thereout money which he may owe to me। अगर फ्यूचर में मुझे तुमसे कुछ लेना रहा तो मैं वह भी माइनस करूंगा, फिर अनिश्चितता आ गई। भाई अनिश्चितता को बिल्कुल गवर्नमेंट लॉ ने कहीं कॉग्निजेंस नहीं दिया है कि हम बिल्कुल अनिश्चितता को आपका ध्यान ही नहीं रखेंगे। एफ, आई प्रॉमिस टू पे 500 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी। भैया मैरिज का तो आजकल कोई भरोसा ही नहीं है, कभी नहीं था वो तो वैसे, तो इट इज नॉट अ वैलिड नोट। आई प्रॉमिस टू पे 500 ऑन डीज डेथ, ये वैलिड है, मगर प्रोवाइडेड ही लीव्स मी इनफ मनी, अगेन इनवैलिड। एच, I promise to pay rupees 500 and to deliver to him my black horse on 1st January। तो बेटू इसमें दिक्कत ये आ गई कि उसने गुड्स भी साथ में जोड़ दिए, दैट्स वाई ये भी वैलिड नहीं है। सो कुल मिला के सिर्फ ए और बी वैलिड प्रॉमिसरी नोट्स हैं। अगर तुमको भी ये जजमेंट करते बन रहा है देन इट्स फाइन, और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे इसमें डाउट है, डू पिंग मी, माई नंबर इज नीचे लिखा हुआ, यू कैन प्लीज सेंड मी SMS, मैम मेरा अभी भी ये डाउट है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।